गुड आफ्टरनून क्लास। पॉलिटी पढ़ा रहे थे। पॉलिटी में हमने पढ़ा दिया था, कहाँ तक पढ़ाए थे? हाँ, संविधान की विशेषता पढ़ा रहे थे। साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बताया था संविधान, पहले मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया था, कितना पैसा लगा, कौन कौन बड़ी समिति थी, और बड़ी समिति में प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, उनके 7 सदस्य थे, सबको बता दिया था। और पढ़ा रहे थे हम साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषता। संविधान की विशेषता। संविधान में इस शब्द का कहने का मतलब है संविधान में कौन कौन सी चीजें बहुत विशेष हैं। कहने का यही तो मतलब है। देखो, संविधान की विशेषता, इसमें जो सबसे पहली विशेष बात है, तो ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये जब संविधान लिखा गया था, संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जब ये लिख के तैयार हुआ था, तब इसकी डेट थी 26 नवंबर 1949। 1949 में जब ये लिखा गया, उस टाइम पे इसमें थे आर्टिकल 395। कितने आर्टिकल थे? 395। एग्जाम में पूछा जाता है मूल संविधान। मूल संविधान कहने का मतलब है जब वो बना संविधान, तब कितने आर्टिकल थे? बताओ कितने थे? 395। कोई दिक्कत? 395 आर्टिकल थे, भाग थे 22। भाग मतलब होता है पार्ट। पार्ट कितने थे? 22। अनुसूची थी कितनी? 8। ये सब पढ़ाए थे। अनुसूची 8। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान अभी की बात करें, तो आर्टिकल है कितने? 470। 470 आर्टिकल हैं। भाग कितने हैं? 25। 25 भाग हैं। 25 भाग हैं। पार्ट 25 है। और अनुसूची है 12 वर्तमान में। वर्तमान अभी प्रेजेंट में। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? मतलब ये हम जो बता रहे, देखो इसमें, इससे तुम समझ गए कि मतलब संविधान में फेरबदल किया जा सकता है। किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। भैया स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 470 आर्टिकल है, 25 भाग है, 12 अनुसूची। इसको अगर बदला नहीं गया तो नंबर बदले कैसे थे? ये बढ़ कैसे गए? समझ में आ रहा है? ये कम भी हो सकते थे, ये कम हो सकते थे, हो सकता बचते 265। तो इसका मतलब संविधान में फेरबदल किया जा सकता है। जिस संविधान में फेरबदल ना किया जा सके, ध्यान से सुनो, पूरी दुनिया में जिस संविधान में फेरबदल ना किया जा सके, मतलब एक बार लिख दिए गए 395 आर्टिकल, तो 395 ही रहेंगे, नहीं हटेंगे। तो इस संविधान को कहेंगे कठोर संविधान। कहेंगे नहीं कहेंगे? बताओ। कठोर संविधान कहेंगे। जिस संविधान में बदलाव किया जा सके, जिस संविधान में बदलाव किया जा सके आराम से, मतलब 395 का कर दो 400, जब मर्जी हो तो कर दो 450 बढ़ा के, तो इसको कौन सा संविधान कहेंगे? दुनिया का लचीला संविधान कहेंगे नहीं कहेंगे? बताओ। अगर संविधान में बदलाव ना किया जा सके, जितने आर्टिकल हैं उतने ही आर्टिकल हैं, तो उसको क्या कहेंगे? कठोर संविधान। सिंपल है। जिसमें फटाफट
बदलाव किए जा सके उसको क्या कहेंगे? लचीला संविधान। अब भारत ने इन दोनों को देखा और कहा ना, भारत हमेशा बीच की रास्ता पे चलता है। उसने कहा ना हम कठोर संविधान बनाएंगे और ना हम लचीला बनाएंगे, हम इन दोनों के बीच का मिश्रण बनाएंगे। तो बताओ भारत का संविधान कैसा है? कठोर और लचीला दोनों है। भारत का संविधान कठोर और लचीला है। कठोर कैसे है कि भैया कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी बातें जिसमें इसको कहते हैं, मतलब जो मूल बातें, मूल ढांचा जो है। अब बताओ शरीर में ध्यान से सुनना, अगर शरीर में खाल उतार दी जाए, इस हाथ की हम खाल को उतार दें, मतलब सर्जरी करके हटा दें, तो बताओ हम मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। यहाँ का मांस हटा दे, खाल मांस दोनों हटा दे, मर जाएंगे? नहीं मरेंगे। लेकिन पूरे शरीर की अगर हड्डी हटा दे, हड्डियां, अस्थि अगर हटा दे तो बताओ जिंदा रह पाएंगे? अरे भैया ये अस्थि हटा दिए तो तुम ऐसे गिर जाओगे? नहीं गिर जाओगे। हमको ये खड़ा कौन रखा है? हड्डियों की वजह से खड़े। समझ में आ रहा है? तो बताओ हमारे शरीर का मूल ढांचा क्या है? हड्डी। और संविधान का मूल ढांचा, संविधान का जो मूल ढांचा है वो लोकतंत्र है। वो इस देश में पीएम होगा, ये मूल ढांचा है। इसमें राज्य होंगे, ये मूल ढांचा है। बताओ पीएम, राज्य, ये सब हटाया जा सकता है? नहीं हटाया जा सकता है। तो मतलब ये कठोर तुमको लग रहा है? नहीं लग रहा है। लेकिन अगर कोई मतलब जैसे कोई कानून लाया गया, वो कानून फिट नहीं बैठ रहा है, कानून हमारे देश के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है, तो उसको हटाया जा सकता? नहीं हटाया जा सकता है। CAA कानून आया था, है ना, और ये आर्टिकल ये हटा हुआ है, 370 हटाया गया, नहीं हटाया गया। तो मतलब अब इसको कहोगे कि लचीला है। तो बताओ लचीला और कठोर दोनों है? नहीं है। इसीलिए भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। ये विशेषता है इसकी, ये विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मतलब इसमें आर्टिकल, जब ये बना था तो आर्टिकल 395 थे, भाग 22 थे, अनुसूची 8 थी, लेकिन अभी बदल के इतना हो गया। मतलब ये इसमें बदलाव हो सकता है। जिस संविधान में बदलाव हो जाए उसको लचीला कहोगे, जिसमें बदलाव ना हो पाए उसको कठोर कहोगे। अपने संविधान में बदलाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए लचीला और कठोर दोनों है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो बताओ। अब लिखना तीसरा पॉइंट विशेषता में। हमारी जो सरकार है, ये जो भारत की सरकार है, जो व्यवस्था है, कहते हैं हमारी व्यवस्था है फेडरल, संघीय व्यवस्था है, फेडरल व्यवस्था है। ध्यान से सुनो, विशेषता बता रहे। विशेषता पे स्टेट लेवल के जो पेपर होते हैं विशेषता पे आते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्या है? कठोर भी है और लचीला है। कठोर और लचीला कैसे समझा दिए? कोई दिक्कत? अब इसमें कह रहे हैं कि एकात्मिकता की ओर डालो, झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। पहले हेडिंग डालो, समझा रहे हैं। एकात्मिकता की ओर, एकात्मक सरकार को कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, और संघीय व्यवस्था को कहते हैं, एकात्मक व्यवस्था को कहते हैं यूनिटरी, है ना, और संघीय व्यवस्था को कहते हैं फेडरल सिस्टम, और एकात्मक व्यवस्था को कहते हैं यूनिटरी सिस्टम। अब ये क्या कह रहा है? देखो, दो बातें कह रहा है, ये दोनों बातें समझने वाली है। कह रहा है एकात्मिकता, देखो एकात्मिकता सही लिखा है, एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ, एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, इसमें कुछ नहीं सोचने वाला है। देखो सिर्फ दो वर्ड समझने वाले। एकात्मक क्या होता है और संघीय क्या होता है। एकात्मक को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी, और संघीय को कहते हैं फेडरल। समझो,
अब देखो फिर से इस हेडिंग को, एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सब समझ में आ रहा है? ये कह रहा है कि भारत झुकाव है यूनिटरी की तरफ। झुकाव किसकी तरफ है? एकात्मिकता की तरफ है झुकाव, लेकिन बोलता क्या है? संघीय व्यवस्था। एकात्मिकता जैसा इसका आचरण है और बोलता क्या है? फेडरल सिस्टम बोलता है। फेडरल सिस्टम अगर पूरा है, अमेरिका में फेडरल सिस्टम है, अमेरिका से हमने फेडरल सिस्टम लिया है। हम कहते हैं हमारा देश फेडरल सिस्टम है, लेकिन फेडरल सिस्टम पूरा नहीं है। फेडरल सिस्टम में बराबर की पावर राज्य को दी जाती है, बराबर की पावर राज्य को दी जाएगी और बराबर की पावर केंद्र के पास होगी। समझ में आ रहा है? फेडरल सिस्टम आ रहा समझ में? फेडरल संघीय सिस्टम का होता है भैया, जो संघ में तुम्हारे होगा, जो तुम्हारे संघ में, तो उतना ही अधिकार संघ वाले को होगा, उतना ही अधिकार तुमको होगा, तब तो उसको कहोगे संघीय व्यवस्था। अब मान लो हमारे साथ 2 लोग हैं, एक पार्टनर और है, हमको ज्यादा शक्ति है, हमारी बात सब सुनते हैं। वो कहने को तो संघ में है, लेकिन उसके पास शक्ति ज्यादा नहीं है, तो बताओ उसको संघीय व्यवस्था कहोगे? नहीं कहोगे। इसको कहोगे एकात्मिकता की ओर झुकाव, मतलब हमारी तरफ झुकाव। समझो ये क्या कह रहा है? एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। कहने का मतलब है भारत में अप्लाई तो जहां तक होता है एकात्मक व्यवस्था है, देखी जाती है, लेकिन बोलता क्या है? संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है राज्य के पास भी 50% पावर, 50% राज्य के पास और 50% केंद्र के पास। मतलब समझ रहे हो, केंद्र में कौन बैठे? मोदी जी। केंद्र में मोदी जी हैं, पीएम। उतनी ही पावर मोदी जी को हो, उतनी ही पावर मोदी जी को हो जितनी पावर यूपी में योगी जी को हो। तो इसको क्या कहेंगे? संघीय व्यवस्था। जितनी पावर मोदी जी के पास हो उतनी ही योगी जी के पास अगर हो तो उसको बोलेंगे संघीय व्यवस्था। लेकिन मोदी जी के पास पावर ज्यादा है कि योगी जी के पास पावर ज्यादा है? मोदी जी के पास है ना, केंद्र में ज्यादा पावर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एकात्मक व्यवस्था। समझ में आ रहा है? आया एकदम क्लियर? अरे भैया देखो कैसे है इनके पास एकात्मक व्यवस्था। 100 विषय हैं, 100 विषय हैं केंद्र के पास कानून बनाने के लिए। 100 विषय केंद्र के पास है कानून बनाने के लिए, लेकिन 63 विषय हैं राज्य के पास कानून बनाने के लिए। अगर ये फेडरल बोलते हैं तो इसको भी कितने देने चाहिए? 100 देने चाहिए, नहीं देने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 45 विषय हैं, 45 विषय, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाएंगे मिलके साझा करके। लेकिन अगर राज्य की बात, केंद्र की बात राज्य ने नहीं सुनी तो राज्य को मतलब मजबूरन सुनना पड़ेगा, केंद्र की बात मजबूरन सुननी पड़ेगी। तो बताओ किधर झुकाव है? केंद्र की तरफ है, नहीं है? अवशिष्ट जो शक्तियां बची, अवशिष्ट मतलब कोई नया आ गया मामला, जैसे कोरोना आ गया, तो बताओ कोरोना को किस शक्ति में रखेंगे? अवशिष्ट में अभी रखेंगे, और अवशिष्ट शक्तियों का पावर है केंद्र के पास। तो बताओ झुकाव किधर दिख रहा? केंद्र की तरफ। यही तो इसमें बोल रहा है कि इसमें खास बात देखो क्या है। खास बात कह रहा है इसमें यह है कि इसमें एकात्मक व्यवस्था भारत में दिखती है, लेकिन बोलते हैं फेडरल सिस्टम। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी व्यवस्था है तो क्या लगाओगे? संघीय व्यवस्था। लेकिन अगर झुकाव पूछा जाए झुकाव के हिसाब से तो कौन सी व्यवस्था? एकात्मक व्यवस्था। समझ में आया? नहीं आया? एकदम क्लियर। अब डालो, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं। हर संविधान में मौलिक अधिकार लोगों को नहीं दिए गए। दुनिया के हर संविधान में प्रत्येक इंसान को उसके अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में सबको अधिकार है। प्रत्येक जनता को उसके मौलिक अधिकार, अब अधिकार का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करो। मौलिक अधिकार वो होते हैं जो जीवन जीने के लिए एक सम्मानीय अधिकार जो होते हैं, वो सम्मान जैसे अधिकार तुमको दिए गए।
उनको कहते हैं मौलिक अधिकार। ये तीनों पॉइंट समझ में आए? पहला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरा है कठोर भी है और लचीला भी है, दोनों है। तीसरा है एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। एकात्मिकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। चौथा है मौलिक अधिकार। चौथा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं मौलिक अधिकार। इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है? अपने देश का जो संविधान है उसमें लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। क्या दिए गए? फंडामेंटल राइट दिए गए। यहां तक कोई दिक्कत? और लिखो एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। बताओ आधार कार्ड तुम्हारे पास दो हैं, एक है ना? एक आधार कार्ड है, मतलब केंद्र वाला जो केंद्र बनाता है वही आधार कार्ड है। दो आधार कार्ड नहीं होंगे, एक राज्य वाला कि केंद्र वाला नहीं है। हमको नागरिकता सिर्फ किसकी लेनी है? एक एकल नागरिकता है। हमारे पास राष्ट्र की नागरिकता है। राष्ट्र मतलब भारत की नागरिकता है। समझ में आ रहा है? हमारे पास राज्य की कोई नागरिकता है नहीं है। लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। एक तो केंद्र देगा तुमको नागरिकता और दूसरा राज्य देगा नागरिकता। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? हमारे संविधान ने धर्मनिरपेक्ष को अपनाया है। 6 धर्मनिरपेक्ष को अपनाया। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भैया हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसमें रह रहे लोगों के धर्म है। हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, इसके अंदर रह रहे लोगों के धर्म है। हमारा देश सभी धर्मों को समान देखता है। हमारा देश या हमारा संविधान सभी धर्मों को समान वरीयता देता है। समान वरीयता देता है। कभी सुना है कि हम हिंदुओं को वैकेंसी मिले और मुस्लिमों को वैकेंसी ना मिले? ऐसा होता है कि सिर्फ हिंदू के लिए वैकेंसी आई, मुस्लिम के लिए वैकेंसी नहीं? ऐसा नहीं होता। किसी धर्म को लेके, किसी धर्म का एजेंडा बना के देश कभी नहीं चलता है। वो कहता है बताओ भारत का क्या धर्म है? भारत का कोई धर्म नहीं। भारत का कोई धर्म है? भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत के अंदर रह रहे लोगों के धर्म है। भारत का कोई धर्म नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष। देखो शब्द से ही पता चला, धर्म निरपेक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं सेक्युलर। अपनी कंट्री कैसी है? सेक्युलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष है। देश का कोई धर्म नहीं है, देश के अंदर रह रहे लोगों का धर्म है। देश सभी को समान वरीयता देता है, वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, ईसाई हो, चाहे जो हो, सिख हो, सबको बराबर सम्मान देता है। सभी धर्मों को बराबर सम्मान देता है देश। किसी विशेष को विशेष वरीयता नहीं देता है। समझ में आ रहा? नोट डाउन कर सकते। यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत? ये सब नोट डाउन कर लिया। अब बस यही थे साइलेंट फीचर और ये विशेषता है संविधान की। जो मेन विशेषता है वो लिखवा दी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे तो विशेषता तुम लिखोगे तो बहुत विशेषता है, लेकिन मेन विशेषता लिखवा दी है। अब इसके बाद अब एंट्री करेंगे संविधान पे। अब बुक बन गई, या बुक बन गई, बुक खोलने का नंबर है।
संविधान का जो पहला पेज है उसको कहते हैं प्रस्तावना। ये बुक बना रहे हैं, देखो। ये बुक जैसी लग रही है, ठीक है। इसी के ऊपर लिखा है भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। अब इस बुक को हम खोलने जा रहे हैं। ये ऊपर वाली दफ्ती को हम हटाया, ऐसे हटाया तो एक पेज दिखा, पहला पेज, फर्स्ट पेज दिखा। ये फर्स्ट पेज है। इस फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा है प्रस्तावना। प्रस्तावना इंग्लिश में लिखा है प्रेम्बल। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? भैया ये बुक 299 लोगों ने बैठ के ये बुक बनाई है, तो पढ़ने वाली है नहीं है, लेकिन हमको बहुत जल्दी है, हमको कोचिंग पढ़ाने जाना है। अब बताओ हम ये पूरी बुक पढ़ पाएंगे? ये इतने ज़्यादा आर्टिकल हैं इसमें, सब प्रधानमंत्री ये वो बहुत बवाल है। तो हम एक ही पेज ये पढ़ के भाग जाए तो कोई दिक्कत है? बताओ। ये एक ही पेज हम पढ़ लें, इसमें जो लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, जिसमें प्रत्येक नागरिक को, है ना, न्याय, ऐसे करके भी पूरा बता रहे हैं। तो बताओ इस ये पहले वाले पेज में लिखा हुआ है। हमने एक लोगों से पूछा जहाँ पे ये बुक रखी हुई थी लाइब्रेरी में, हमने कहा भैया हमको बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन हमको आज संविधान पढ़ना है। तो हमसे कह रहा है कि मास्टर साहब आप ये दफ्ती पलटिए और दफ्ती के आगे जो पेज है वो एक पेज पढ़ लीजिए, वो पूरे संविधान का सार है। हमने कहा संविधान का सार क्या होता है? संविधान का सार है। तो वो कह रहा है एक ही पेज में तुमको पूरा संविधान अगर पढ़ना है तो तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रस्तावना पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो हमने कहा भैया ये पेज लिखा तो बड़ा भैया डिजाइनर है, बहुत जबरदस्त लिखा है। ये लिखने मतलब किस देश से सोचा होगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही प्रस्तावना डाल दें। तुम कोई चैप्टर पढ़ते हो, कंक्लूजन तुमको पीछे मिलता है, सबसे लास्ट में मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पहले ही कंक्लूजन रखा हुआ है। तो हमने कहा ये उल्टा दिमाग किसने लगाया होगा? तो उसने बताया दिमाग लगाया था पंडित जवाहरलाल। जब तुम भी पंडित हो, पंडित थे, पीटी जवाहरलाल नेहरू। हमने सोचा ये उल्टा दिमाग कहां से सीखा होगा इन्होंने, ये पंडित जी उल्टा दिमाग कैसे लगा दिए? तो उन्होंने बताया ये सीख इन्होंने ली थी अमेरिका से। तो बताओ हमने प्रस्तावना कहां से ग्रहण की? अमेरिका से। समझ में आ रहा है? हमारी बात हो रही लाइब्रेरी वाले से। हम पढ़ने गए लाइब्रेरी में संविधान, और हमको हो रहा है लेट। अब वो हम उससे पूछ रहे हैं हमको कोई जुगाड़ ऐसा बताओ कि ये बुक हमको पढ़नी भी है और टाइम है हमारे पास केवल 20 मिनट। अब 20 मिनट में इतनी मोटी किताब हम कैसे पढ़ पाएंगे? तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, पहला पेज इसका पढ़ लो, समझो तुमने पूरा संविधान पढ़ लिया। समझ में आ रहा है? तो हमने सोचा भाई, हमने स्कूल वाला दिमाग लगाया कि स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो किसी चैप्टर का कंक्लूजन पीछे दिया होता था, लेकिन ये ऐसी पहली बुक है हमारी जिंदगी में जिसका कंक्लूजन आगे दिया हुआ है। तो हमने सोचा उल्टा नहीं हो गया दिमाग?
अरे पूरी जिंदगी में पीछे कंक्लूजन पढ़े, यहाँ पे आगे कंक्लूजन है। तो हम पूछेंगे उससे ये उल्टा दिमाग किसने लगाया, तो लाइब्रेरी वाले ने बताया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिमाग उल्टा वाला किससे लिया होगा, जॉर्ज बाइडेन से। अमेरिका से इन्होंने क्या ग्रहण किया था, प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखा किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना लिखा किसने था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा में इस प्रस्तावना को पेश किसने किया था कि भैया हम ऐसा एक लाए हैं पेज जो उल्टा है, हर चीज मतलब चैप्टर के बाद कंक्लूजन होता है। अब पंडित जी भी बहुत होशियार थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा यार ये 299 लोग इतना बड़ा संविधान लिखे हैं, कोई बहुत गड़बड़ है, मतलब इतना मोटा संविधान कौन पढ़ेगा बैठ के। तो होशियारी की, होशियारी क्या किया, उसका पूरा सार पहले ही पेज में डाल दिया। और ये पहला पेज लेके आए थे 26 नवंबर 1949 को, पहला पेज लेके आए और सदन के सामने खड़े हुए और कहा ये हम पहला पेज ऐसा लेके आए हैं जो तुम 299 लोगों ने संविधान लिखा है उसका हमने सार इस पेज में लिख दिया है, इस पेज में सार लिख दिया है और इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और तुम लोग अगर एग्री हो तो बताना, तुम लोग अगर एग्री हो तो बताना। अब ये पेज पकड़ा और इसको पढ़ने लगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। क्या, कौन सा न्याय दिया जाएगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म विश्वास की स्वतंत्रता होगी। समझ में आ रहा है? ये पेज कौन पढ़ रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब ये पेज पढ़ रहे थे तो इसी पेज को क्या कहेंगे, उद्देशिका प्रस्ताव। ये एक उद्देश्य लेके आए थे, उद्देश्य, एक प्रस्ताव का उद्देश्य लेके आए थे कि भैया हम ये पेज लेके आए हैं, कौन कौन हमारे उल्टा काम से एग्री है, कौन कौन नहीं है। तो बताओ सब एग्री होंगे नहीं होंगे? अरे भैया एग्री ना होते तो ये आज प्रस्तावना कैसे पहले पेज पे होता। सब लोग एग्री हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। इस पेज में, ये पेज लिखा किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अकल किससे ली, अमेरिका से। समझ में आ रहा है? ये सोचते होंगे इन्होंने भविष्य देखा होगा कि भाई हम संविधान तो इतना मोटा लिख दिए, अब कोई इमरजेंसी में आया और वो इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ेगा, तो इसलिए एक ऐसा पेज बना दो कि इसी को पढ़ के पूरा संविधान वो समझ जाए। इसी पहले पेज को क्या कहते हैं, प्रस्तावना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? प्रस्तावना इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रियम्बल। समझ में आया? इस प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे जिसमें प्रत्येक नागरिक को न्याय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और न्याय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी जिसमें प्रत्येक नागरिक अपने भारत के प्रति उत्तरदायी और अखंडता सुनिश्चित रखेगा। समझ में आ रहा है? अब इसको लिखो। प्रियम्बल टफ है लेकिन हम तुमको ट्रिक से प्रियम्बल बताएंगे, ट्रिक से पूरा प्रियम्बल याद हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द तुमको ऐसे नहीं समझ में आएंगे, हम तुमको ट्रिक बता देंगे। ट्रिक से पूरी जिंदगी में कभी प्रस्तावना नहीं भूलोगे। तो अपने मम्मी पापा भूल जाओगे लेकिन प्रस्तावना नहीं भूलोगे, गारंटी है। लिखा, हम भारत के लोग भारत को अभी तुमको एक टफ लग रहा है, मतलब जब स्टार्टिंग में कोई भी प्रियम्बल पढ़ता है उसको टफ लगता है, ठीक है। अभी ट्रिक से बताएंगे तो समझ में आएगा। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म
विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास हुआ। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की, अवसर की, अवसर मतलब ये नौकरी वोकरी वाले अवसर, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, तथा व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने, सुनिश्चित करवाएंगे, सुनिश्चित करवाएंगे, हाँ लिखो, सुनिश्चित करवाएंगे, इतना लिखा। बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, आज दिनांक, ये कौन पढ़ रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़ रहे हैं सदन के सामने। आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपने मन से इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। समझ में आ रहा है? टफ लग रहा नहीं लग रहा है? वह हिंदी बहुत सब खचरा है एक नंबर का। इंग्लिश में होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व sovereignty, socialist, secular, democratic republic and provide justice to all the people and all the people have dignity to, अरे इंग्लिश में भी भूल गए। हाँ, तो एक्सेप्ट करेंगे कब? 26 नवंबर 1949 को। समझ में आ रहा है? इसमें क्या कहा? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यहाँ पे अपना नाम दिया है कि हम पंडित जी इस संविधान को लिख रहे हैं। ये कुछ कहा है? ये कह रहे हैं हम भारत के लोग, मतलब 80 करोड़, उस टाइम की 80-90 करोड़ जनसंख्या इस संविधान को लिख रही है। अब ट्रिक देखो, अब तुमको इस ट्रिक से नहीं मिलेगा। प्रियम्बल की ट्रिक है, ट्रिक देखना। इसमें इस एक लड़की का मान लो, एक लड़की का नाम है जूली, इसमें कोई जूली नाम का तो है नहीं, लड़की को है नहीं, लेकिन मान लिया एक लड़की का नाम क्या है? जूली। लिख रहे हैं, देखो पहले ये ट्रिक समझो। एक लड़की है कोचिंग में, एक लड़की कोचिंग में जिसका नाम क्या है? जूली नाम है, और उसकी समय पे फीस नहीं जमा हो पाई, समय पे फीस नहीं जमा हो पाती, तो इसलिए हम उससे कह रहे हैं 100 रुपए से, 100 रुपए से, अरे भैया 100 रुपए से फीस जमा हो पाएगी क्या? 100 रुपए से डियर जूली फीस जमा नहीं हो पाएगी। बताओ कोई दिक्कत है? बताओ, इतनी ट्रिक से पूरा सब तुमको प्रस्तावना याद हो रहा, समझ में आ रहा है? ये मेरी मैन मेड ट्रिक है, समझ में आ रहा? 100 रुपए से जूली, 100 रुपए से डियर जूली फीस जमा नहीं हो पाएगी। देखो लिख रहे 100 रुपए से डियर जूली फीस जमा नहीं हो पाएगी। बताओ ट्रिक किसको हार्ड लग रही? भैया ये जो संविधान हम तुमको बताएं, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण संप्रभु, इसमें पूरा संविधान तुमको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में तो लागू हो गया है, महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पे लागू हुआ कि सुबह के समय जब प्रार्थना होती है स्कूल में,
तो प्रार्थना के साथ साथ अब क्या पढ़ा जाएगा? यही प्रस्तावना पढ़ा जाएगा। अब अगर बचपन से अगर तुम प्रस्तावना पढ़ रहे होते ऐसे प्रेयर में तो याद होती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हमको सारे शब्द नहीं, सब मेन शब्द नहीं, कुछ ही मेन शब्द हैं जो हमको याद करने हैं। जैसे संप्रभु, संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये मेन शब्द हैं। उसके बाद न्याय, न्याय जस्टिस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, फिर लिबर्टी, उसके बाद फ्रेटर्निटी, खत्म। देखो कितने शब्द हैं। सौ से सॉवरेनिटी, सौ से सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी को कहते हैं हिंदी में संप्रभुता या संप्रभु। अभी लिखवाएं, संप्रभु बनाएंगे राष्ट्र को। फिर 100 आ गया, फिर 100 से क्या है? सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? समाजवादी। ये भी है नहीं उसमें। 100 से, देखो ये रुपए का कोई मतलब नहीं, रुपए का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? रुपए को काट देना, फ्री बनाने में कुछ तुमको तो यार करेक्शन करना पड़ेगा। 100 से, अरे रुपया भी हटा देना, इसको हटा, रुपया कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है? अब सही है। 100 से डियर प्लीज नहीं जमा होते, अरे रुपया तो काट दिया, अब उसमें क्या काट फाट वाला? अभी तुम ये पढ़ोगे तो उसमें से ढूंढोगे, रुपया का कोई मतलब तो नहीं है, रा का कोई मतलब, तो इसीलिए काट दिया उसको। अब बताओ ये समझ में आ रहा तुमको? अरे भैया 100 से सॉवरेनिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व सॉवरेनिटी, मतलब संप्रभुता, हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, यही मेन शब्द है, यही याद करने। और स्टेट यूपीपीसीएस में सीक्वेंस पूछा गया था कि इनको सीक्वेंस में रखो। बताओ संप्रभु के बाद समाजवादी है नहीं? और देखो यहाँ पे से धर्मनिरपेक्ष, से सेकुलर, सेकुलर का हिंदी में क्या होगा? धर्म निरपेक्ष। बताओ कोई दिक्कत? धर्म निरपेक्ष हुआ। अब इस डी से, इस वाले डी से डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक को हिंदी में क्या कहेंगे? बताओ। अरे बाबू लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समझ में आ रहा है? आर से रिपब्लिक, रिपब्लिक को गणराज्य, गणराज्य। और जे से जस्टिस, जस्टिस को हिंदी में क्या कहेंगे? न्याय। कितने प्रकार का न्याय? अरे भैया सामाजिक, सामाजिक, और कौन सा है? आर्थिक। कितना सिंपल बना दिया, आर्थिक और राजनीतिक, राजनीतिक। समझ में आ रहा है? इधर क्या बचा? एफ का मतलब है फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी को हिंदी में कहते हैं बंधुत्व, बंधुत्व। कितने शब्द हमको मेन पढ़ने? देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? 7 शब्द हमको मेन पढ़ने, समझ में आ रहा है? 7 शब्द मेन पढ़ने। और ये पूरा प्रेमबल तुमको याद रहे ना रहे, लेकिन ये 7 शब्दों का मतलब और ये 7 शब्द याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ट्रिक किसको किसको ट्रिक दिक्कत कर रही है? ट्रिक में किसको दिक्कत है? अरे भैया सिंपल है, यहाँ पे एक लड़की आती है, नाम है जूली, उसकी फीस नहीं जमा है,
हम उससे फीस मांग रहे हैं। वैसे हम जो नहीं जमा कर पाता उससे फीस, मतलब जिसको परेशानी होती है उसको कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, कुल मिला के पढ़ना चाहिए, ठीक है। 100 100 100 100 मिला के कितने हुए? 200। अब बताओ 200 रुपए से कोचिंग की फीस जमा होगी? नहीं होगी। तो यही तो हम उससे कह रहे हैं कि भैया, अरे डियर जूली कहाँ है? देखो 100 से डियर, डियर है, डियर, ये है स्टूडेंट का नाम जूली। 100 से डियर जूली, अरे ये तो एल लिबर्टी लिखा ही नहीं, ये जस्टिस होगा, जस्टिस होगा। हाँ देखो यहाँ पे जे से जस्टिस है, जे से जस्टिस है, यू से कुछ नहीं है, यू वाले पे कंफ्यूज ना होना। एल से है लिबर्टी, एल से है लिबर्टी, ई से है इक्वालिटी, ई से क्या है? इक्वालिटी। 7 2 9, 9 शब्द याद करें, समझ में आ रहा है? जूली शब्द में कितने, जूली में कितने शब्द हमको याद करने? जे से जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय, और एल से लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ई से इक्वालिटी समानता, समता या समानता। कोई दिक्कत है? अरे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, उधर ध्यान ही नहीं दिया। ये जूली में एल वाला भी ट्रिक है और ई वाला भी ट्रिक है। एल से है लिबर्टी, ई से है इक्वालिटी। अब तुमको ट्रिक आ रही, समझ में नहीं आ रही एकदम? अब तो प्रियम्बल याद रहेगा। अरे हमारी तरफ ना याद करो, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभु और ऐसे करके स्पीड में ना याद करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वर्ड तो याद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। अब बताओ सीक्वेंस में अगर तुमको रखने को बोले तो देखो पहले, सबसे पहले सीक्वेंस में क्या है? सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस, जस्टिस के बाद लिबर्टी, उसके बाद इक्वालिटी और लास्ट में फ्रेटर्निटी। 9वें नंबर पे 9 शब्द हमको याद करने। कंफ्यूज हो रहे हो? अरे कल फिर से जो है ट्रिक बता देंगे, अभी टाइम हो गया। ट्रिक इतनी समझ में आई नहीं है? ये देखो 100 से डियर जूली फीस नहीं जमा हो पाएगी, 100 से डियर जूली फीस जमा नहीं हो पाएगी, और वो जमा नहीं हो पाएगी, वो भी उसका कोई ट्रिक नहीं है, उसको सब ऐसे लिखे हैं बनाने के लिए। अब बताओ 100 से सॉवरेनिटी, 100 से सोशलिस्ट, से सेकुलर, डी से डेमोक्रेटिक, आर से रिपब्लिक, जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी, ई से इक्वालिटी, एफ से फ्रेटर्निटी और प्रस्तावना खत्म। ट्रिक समझ में आ रही नहीं आ रही? कल इन शब्दों के मतलब समझा देंगे, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से ट्रिक समझा देंगे। कल इन शब्दों का मतलब बताएंगे, संप्रभु का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष का, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये सब शब्द कल बताएंगे। अरे कल मतलब कल संडे है, कल मतलब जब इसका पीरियड लगेगा, जब इसका टर्म होगा तब इसको बता देंगे। क्लियर है नहीं क्लियर? एकदम नोट डाउन कर लो।